हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और इसमें थर्ड चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति 1789 की, जिसके बारे में जाना जा रहा है। तो देखिए, अभी आज के क्लास में हम आपको समझाएंगे फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम को, यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो क्रांति के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, 1789 में इसकी शुरुआत हुआ है और कहां से इसकी शुरुआत होगी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या, बात है 5 मई 1789 ईस्वी की। हम आपको पहले ही बताए थे कि फ्रांस की संसदीय संस्था जो है उसका नाम है स्टेट्स जनरल। तो देखिए, स्टेट्स जनरल की अगर बात किया जाए तो ये फ्रांस की संसदीय संस्था है जिसकी बैठक हर साल आयोजित किया जाना चाहिए था, लेकिन राजा के निरंकुशता के कारण पिछले 175 वर्षों से स्टेट्स जनरल की बैठक आयोजित नहीं किया गया था। लेकिन जब 5 मई 1789 ईस्वी में चूंकि आर्थिक स्थिति फ्रांस की काफी दयनीय हो चुकी थी और राजा को ऐसा फील हुआ कि मतलब रुपये पैसे की, धन की काफी मात्रा में आवश्यकता है, तब जाकर राजा ने स्टेट्स जनरल की बैठक आयोजित किया। तो रियल मायने में स्टेट्स जनरल बनाया गया था जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, लेकिन जब राजा को खुद धन की आवश्यकता महसूस हुआ तब वह स्टेट्स जनरल की बैठक आयोजित किया, और वो भी 175 वर्षों के बाद। तो देखिए, और स्टेट्स जनरल की बैठक में हुआ क्या कि प्रथम स्टेट के, हम लोग पढ़े थे फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और फिर तृतीय स्टेट। तो यहां प्रथम स्टेट के 300 प्रतिनिधि भाग लिए थे, द्वितीय स्टेट के 300 प्रतिनिधि और तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधि जो है स्टेट्स जनरल के बैठक में भाग लिए थे। और इसमें तृतीय स्टेट के जो भी प्रतिनिधि थे, इन लोगों ने राजा से यह मांग किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को आधार मानकर और सभी लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया जाए। लेकिन राजा के द्वारा, यानी जो लुई 16वां था राजा के द्वारा तृतीय स्टेट के लोगों की जो मांग थी, इनके मांग को राजा के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, यानी राजा ने इसे स्वीकार नहीं किया। और चूंकि राजा उनके मांग को अस्वीकार कर दिया, इसलिए तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध जताते हुए और बैठक से बाहर निकल गए और बैठक को भंग करके वहां से भाग गए। और फिर आगे तृतीय स्टेट के लोगों ने 20 जून 1789 ईस्वी को बैठक करने वाले थे, जिसमें केवल तृतीय स्टेट के लोग शामिल होते और ये अपनी समस्या का समाधान कैसे किया जाए इस बात पे डिस्कस करने वाले थे 20 जून 1789 ईस्वी को। लेकिन जिस स्थान पे ये बैठक करने वाले थे उस स्थान पे शाही अंगरक्षकों का पहरा था, यानी राजा के कुछ आदमियों का वहां पहरा था, जिसके चलते ये उस स्थान पे अपना बैठक आयोजित नहीं कर पाए। लेकिन इसी तारीख को ये तृतीय स्टेट के लोग जो है टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए, यानी उस जगह को छोड़कर पुनः ये टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और टेनिस कोर्ट में ये अपना सभा आयोजित किए। तो देखिए, टेनिस कोर्ट में लोगों ने जो अपना सभा आयोजित किया था, इस सभा का नाम दिया गया नेशनल असेंबली। और तृतीय स्टेट के सभी प्रतिनिधियों ने यह शपथ लिया, यह कसम खाई कि जब तक राजा के शक्तियों को कम करने वाला कानून बन के पारित नहीं हो जाता, तब तक इस नेशनल असेंबली सभा को भंग नहीं किया जाएगा। यानी हमें, मतलब इस नेशनल असेंबली सभा के आयोजन का एकमात्र उद्देश्य था कि राजा के शक्तियों को भंग किया जाए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया जाए जिसमें जनता की शक्तियों पर ध्यान दिया जाए। तो देखिए, नेशनल असेंबली सभा जो है कंटिन्यू चलते रहा, लेकिन बीच में हुआ क्या कि देखा जाए तो मतलब इसी बीच राजा के आदमियों द्वारा, राजा के कुछ इसी बीच कुछ व्यक्तियों द्वारा यह अफवाह उठाया गया कि राजा के द्वारा सभा के जितने भी सदस्य हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें कैद कर लिया जाएगा। तो इस अफवाह के फैलने से बहुत से तृतीय स्टेट के बहुत से प्रतिनिधि एक जगह एकत्रित हुए
और इस भीड़ का तृतीय स्टेट के सभी लोगों का नेतृत्व जो है मिराबियो और ओबेसियो ऐसे नेताओं के द्वारा इनका नेतृत्व किया जा रहा था। आपको बता दें कि ये जो मिराबियो है ये भी सामंत परिवार के ही थे, मतलब सामंत परिवार से ताल्लुक रखते थे मिराबियो, और सामंत परिवार के होने के बावजूद भी ये सामंतियों के विशेषाधिकार को समाप्त करने के पक्षधर थे। ये चाहते थे कि सभी लोगों को, सभी जनता को एक समान अधिकार मिले, बल्कि उस समय केवल सामंतियों को यानी राजा का और राजा के जो विशेष व्यक्ति थे उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किया जाता था। लेकिन ये चीज के बिल्कुल विरोधी थे मिराबियो, लेकिन फिर भी मतलब सामंत परिवार के होने के बावजूद भी, तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए आगे चलकर एक घटना घटित हुआ 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, और ये फ्रांस के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और इस दिन हुआ क्या? इस दिन पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, और पेरिस में राजा के निरंकुशता का प्रतीक जिसको माना जाता है, राजा वहां के कितने निर्दयी होते थे, निरंकुशता का प्रतीक जो था पेरिस में वो था बेस्टिल कारागृह। कारागृह का मतलब होता है जेल। तो ये जो बेस्टिल जेल था, यहाँ पे बहुत से अपराधियों को, बहुत से कैदियों को यहाँ राजा के द्वारा कैद करके रखा गया था, और यहाँ निर्दोष व्यक्तियों को भी कैद करके रख दिया जाता था। हम लोग पढ़े थे लेटर्स दी कैचेट को, जिसमें बताया थे कि बिना मुकदमा चलाए राजा के किसी भी आदमी द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और वैसे ही उसे बेस्टिल कारागृह में भर दिया जाता था। तो देखिए 14 जुलाई 1789 ईस्वी को तृतीय स्टेट के जो लोग थे ये मिराबियो ओबेसियो के नेतृत्व में एकत्रित हुए। कहां? बेस्टिल कारागृह के पास, और बेस्टिल कारागृह के पास कम से कम इन लोगों ने 4 घंटों तक डेरा डाला। 4 घंटों तक बेस्टिल कारागृह को घेरे रखे, और 4 घंटे के बाद बेस्टिल कारागृह के फाटक को तोड़कर, यानी बेस्टिल कारागृह जो था इस जेल के फाटक को यानी इसके गेट को इन लोगों ने तोड़ा, और गेट को तोड़ करके उसमें जितने भी कैदी उसमें बंद किए गए थे सारे कैदियों को जेल से मुक्त कराया। और ये फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की राजा के विरुद्ध किया जाने वाला सबसे पहला कार्य था जिसमें उन लोगों को सफलता हासिल हुआ। और इसलिए फ्रांसीसियों द्वारा फ्रांस में हमेशा इस समय से हर साल 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन क्रिएट होता है फ्रांस में 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए इसका मतलब ये नहीं समझना है कि 14 जुलाई को फ्रांस स्वतंत्र हुआ था। फ्रांस किसी दूसरे देश का उपनिवेश नहीं था, गुलाम नहीं था वो। लेकिन हुआ क्या, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र चल रहा था, और जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ तो 14 जुलाई को ही बेस्टिल कारागृह का पतन हुआ था। बेस्टिल कारागृह से क्रांतिकारियों ने कैदियों को मुक्त कराने में सफल रहे थे, इसलिए चूंकि ये उनकी पहली सफलता थी, अतः 14 जुलाई को ही वे स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको स्वीकार किए, और तब से प्रत्येक वर्ष फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए आपको हम बता दें कि ये जो घटना घटित हुआ 14 जुलाई 1789 को, इस घटना के बाद जो राजा था वहां का लुई 16वां, ये केवल नाम मात्र के लिए राजा रह गया। यानी इसकी बात को कोई व्यक्ति मानता ही नहीं था, बस केवल नाम के लिए राजा बना रहा। और अब नेशनल असेंबली जो तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा स्थापित किया गया था, पूरे देश के लिए नेशनल असेंबली ही कानून बनाने लगा। अब राजा के बात को कोई मानने वाला नहीं था, बल्कि अब पूरे देश के लिए नेशनल असेंबली ही कानून बनाने लगा। और नेशनल असेंबली के द्वारा ही 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव एवं नागरिकों का अधिकार, 27 अगस्त 1789 को मानव एवं नागरिकों के अधिकार का स्थापना किया गया। और मानव नागरिकों के अधिकार के अंतर्गत फ्रांस में बहुत से सुधारात्मक कार्य हुए। फ्रांस में बहुत सारा अधिकार लोगों को प्रदान किया गया।
तो ये मानव और नागरिकों के अधिकार के अंतर्गत फ्रांसीसियों को कौन कौन से अधिकार मिला और ये क्यों लाभदायक सिद्ध हुआ, आइए इस चीज को समझते हैं। 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया गया और इसके अंतर्गत लोगों को बहुत सारे अधिकारों को प्रदान किया गया। जैसे सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार प्रकट करने का अधिकार मिला। मतलब मानव नागरिकों के अधिकार से पहले राजा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोगों को प्रदान नहीं करता था, जिसके अंतर्गत लोग अपना विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन बाद में प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार प्रकट करने का अधिकार मिल गया और साथ ही साथ अपने इच्छा अनुसार धर्म के पालन का भी अधिकार दिया गया। यानी अब कोई भी धर्म को कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा से अपना सकता है और उसका पालन कर सकता है। लेकिन पहले जो है राजा के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को सजा दिया जाता था, ऐसा हम लोग पढ़े थे। अब देखिए फिर दूसरा सुधार ये किया गया कि प्रेस को यानी मीडिया को स्वतंत्रता दिया गया और साथ ही साथ भाषण देने की भी स्वतंत्रता मिली। लेटर्स द कैचेट जो था उसको समाप्त कर दिया गया। तो देखिए लेटर्स द कैचेट हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा द्वारा या राजा के किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया इस प्रथा को, और अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उस पर मुकदमा चलाना पड़ेगा, केस चलाना पड़ेगा और तब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। फिर और सुधारात्मक कार्य देखा जाए तो पहले राजा या उसके व्यक्तियों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के जमीन पे कब्जा कर लिया जाता था और बिना मुआवजा दिए, लेकिन अब बिना मुआवजा दिए किसी के जमीन पर भी कब्जा नहीं किया जा सकता था। फिर हम लोग पढ़े थे कि जनसाधारण वर्ग यानी तृतीय स्टेट के लोगों पे टैक्स की मात्रा सबसे अधिक लादा गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया, कर का जो भार था यानी टैक्स का जो बोझ था वो समाज के सभी वर्गों पे एक समान कर दिया गया, यानी अब सब कोई एक समान रेट से टैक्स चुकाएगा। फिर इसके बाद देखा जाए तो सभी व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार मिला, यानी सारे व्यक्ति अपने प्राइवेट यानी अपनी निजी संपत्ति को कलेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम और आगे चलते हैं। 1791 ईस्वी की हम बात बताएंगे। क्या हुआ 1791 ईस्वी में फ्रांस में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। हम लोगों ने पिछले क्लास में ही देखा था कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में मतलब सत्ता का विभाजन करना है और फिर मतलब शासन के कार्यों को कंटिन्यू रखना है। तो देखिए यहाँ 1791 में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया और फिर फ्रांस में संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब फ्रांस में राजतंत्र कंटिन्यू रहेगा लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है, यानी जो लोगों के द्वारा संविधान बनाया गया है, जो नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान बनाया गया था, उस संविधान का पालन राजा के द्वारा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार संवैधानिक राजतंत्र कंटिन्यू हुआ और राजा भी क्या किया कि जो राजा था लुई 16वां, ये देश की इस नए संविधान को मान लिया, यानी देश के नए संविधान को अपना लिया, यानी सहमत हो गया कि ठीक है हम देश के नए संविधान को मानेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या कि अचानक मिराबियों की मृत्यु हो गई और मिराबियों की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि देश के अलग अलग कोने में, देश के अलग अलग जगह में हिंसात्मक विद्रोह शुरू हो गए। मतलब बहुत से हिंसात्मक विद्रोह देश के अलग अलग कोने में चलना शुरू हुआ और अब मिराबियों के स्थान पे एक बहुत ही प्रसिद्ध, मिराबियों के स्थान पे फ्रांस का एक बहुत ही प्रसिद्ध लीडर सामने आया और वो था रॉब्सपियर। तो आइए रॉब्सपियर के बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए रॉब्सपियर की अगर बात किया जाए तो ये वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। अगर रॉब्सपियर की बात किया जाए तो रॉब्सपियर जो है ये वामपंथी विचारधारा का समर्थक था और ये जो है ये पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चाहता था, यानी ये कहीं से भी राजतंत्र रहे इस बात को ये नहीं चाहता था, बल्कि ये प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था चाहता था। और इसलिए
ये राजा की शक्ति को ही, राजा को सत्ता से ही हटा देना अच्छा समझा, ताकि लोकतंत्र की स्थापना किया जा सके। तो देखिए इसके लिए रॉबस्पियर ने किया क्या कि लगभग 14 महीना में लगभग 17,000 अधिकारियों पर मुकदमा चलाया, और इन 17,000 जो करप्ट अधिकारी थे, भ्रष्ट अधिकारी थे, इन पे मुकदमा चलाकर और इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया, फांसी का सजा इन्हें दे दी, मतलब दिलाया गया। और ये काम मात्र 14 महीना में हुआ। फिर इसके बाद और आगे चले तो अब इन्होंने रॉबस्पियर के द्वारा किया गया कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग थे वहां उनको मताधिकार प्रदान किया गया, यानी वोट देने का अधिकार मिला। और फिर ये 21 सितंबर 1792 ईस्वी को जो नेशनल असेंबली वहां पे था, इस नेशनल असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया, यानी नेशनल असेंबली का नाम बदलकर कन्वेंशन रख दिया। और फिर 21 सितंबर 1792 ईस्वी को ही कन्वेंशन के माध्यम से ये राजा को गद्दी से हटा दिया, और राजा जो है राजा को अपना सत्ता त्याग करना पड़ा, यानी राजा को गद्दी छोड़ देना पड़ा। और इसके बाद क्या हुआ, राजा पर भी मुकदमा चलाया गया, और राजा पर मुकदमा चलाकर बात है 21 जनवरी 1793 ईस्वी का राजा पर मुकदमा चलाया गया, और 21 जनवरी 1793 को राजा को भी फांसी की सजा दे दी गई। राजा को भी फांसी की सजा दिया गया, राजा की भी मृत्यु हो गई। और फिर कुछ ही दिन के बाद राजा की जो पत्नी थी मेरी अंतोइनेट को भी थोड़े दिन के बाद इसे भी फांसी का सजा दिया गया। और इस प्रकार फ्रांस से पूरी तरीके से राजतंत्र और राजा का जो प्रथा था ये समाप्त हो गया, और फ्रांस में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया गया। और यह पूरे यूरोप महादेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक का बहुत बड़ी घटना के रूप में सामने आया। और फ्रांसीसी क्रांति से विश्व के अन्य देशों को काफी सीख मिलता है, और इससे सबक लेकर विश्व के अन्य देश भी राष्ट्रवादी मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से परिणाम हुए, और फ्रांसीसी क्रांति विश्व के अन्य देशों को भी किस प्रकार प्रभावित